तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आज आपको सुनाएंगे एक और जज की कहानी जो मुंबई महानगरी से थे। एडिशनल सेशन जज J.W. सिंह सरदार जी थे। छोटी सी हाइट थी, देखने में बिल्कुल जज नहीं लगते थे, लेकिन कभी उनके बारे में बुरा नहीं सोचा था। मेरे इलाके के रहने वाले थे। साइन कोलीवाड़ा में अक्सर ड्यूटी टाइम के बाद पैदल चलते नजर आते थे। कोई बॉडीगार्ड उनके नहीं साथ होता था, कोई आर्गली नहीं होता था। बिल्कुल साइन कोलीवाड़ा के पास जो मुंबई का पंजाबियों का गढ़ है, सिंधी पंजाबी बहुत बड़ी गिनती में वहाँ रहते हैं, जो सिंधी फैमिली को बिलोंग करते थे। सिंधी कम्युनिटी में भी बहुत सारे सरदार हैं, जिनमें से ये एक थे। रेलवे लाइन क्रॉस करके दूसरी तरफ एक प्रीमियर इंग्लिश हाई स्कूल, बहुत मशहूर स्कूल है, आज भी है। उसके बिल्कुल नज़दीक एक बिल्डिंग में नीचे बहुत मशहूर बार हुआ करती थी, जगदीश बार, दारू की बार। उसी बिल्डिंग के ऊपर ये J.W. सिंह अपने बाप दादा के समय में लिए हुए मकान में रहते थे। तो एक ही बिल्डिंग में बार चलती थी, सामने स्कूल था, ऊपर जज रहता था। तो आपस में उस बार वाले से इनका बातचीत होती रहती थी। वहीं पे साइन कोलीवाड़ा में ही कनरा बैंक के साथ एक टायर की दुकान हुआ करती थी, जिसके मालिक थे सरदार सिंह अबराल उर्फ दारा। सरदार का शॉर्ट फॉर्म दारा उसको कहते थे। टायरों की दुकान थी उनकी। उसके बिल्कुल टायरों की दुकान के साथ हमारे उस समय के कारपोरेटर और MLA सरदार तारा सिंह का ऑफिस भी हुआ करता था। साथ में गुरुद्वारा भी था, बहुत बड़ा एक सहगल परिवार का, भाई जयमल सिंह सहगल का गुरुद्वारा, उनके बेटे केसर सिंह, सब ये पूरी फैमिली उसी एरिया में रहती थी। उन्हीं में से एक फैमिली थी ये जज, एडिशनल सेशन जज मुंबई के J.W. सिंह। हुआ कुछ ऐसे सन 2000 में, जब इनकी उम्र 58 साल थी। 2 साल में इन्होंने शायद पूरे सेशन जज भी बन जाते और रिटायर भी हो जाना था। सारी उम्र के कैरियर में कोई दाग नहीं था। अचानक हर आदमी को कुछ पैसा कमाने का लालच होता है। मुंबई में एक पैसे इकट्ठे करने का एक खेल चलती है, जिसको फंड कहते हैं। हर महीने उसमें 20 लोग मेंबर बनते हैं। हर महीने वो अपना जो जितने का फंड होता है, 1 लाख का, 2 लाख का, 10 लाख का, 20 लाख का, उस फंड में हर महीने जितनी उनकी किस्त बनती है 20 लोगों की, उतना जमा करवाना होता है। जिसको वो फंड उठाना होता है वो बोली दे के उठाता है। 3-4 लोग लेने वाले होते हैं। फर्ज करो 10 लाख का फंड है, तो बड़े बिजनेसमैन, दुकानदार, ये लोग उसमें मेंबर बनते हैं। BC, जिसको BC भी कहते हैं, 20 लोगों का ये ग्रुप होता है। तो आदमी बोली देता है। तो 20 लाख का, 10 लाख का फंड फर्ज करो कि बोली देते देते ये बोली इसमें घटती है। तो किसी ने 6,000 में उठा लिया और 6 लाख में बोली दे के वो उठा लिया। अब 20 महीने में उसको भरना तो 10 लाख है, लेकिन फंड उसने उठा लिया 6 लाख में, तो बाकी का 4 लाख उसका नुकसान हुआ। तो जो लोग जो हैं वो बाद में उठाते हैं, उनको उसका बहुत फायदा होता है। जो ये नुकसान एक आदमी का होता है उठाने वाले का, वो अपनी मजबूरी में, परेशानी में बोली दे के फंड उठा लेता है, तो वो पैसा बाकी लोगों के खाते में चला जाता है। तो जो आदमी सबसे बाद में उठाता है उसको बहुत अच्छा खासा मुनाफा हो जाता है। तो इसी तरह करते करते वो जो फंड चलाने वाले लोग थे, उनमें से एक वो
सरदार सिंह अबरौल उर्फ दारा अबरौल भी था। तो करते करते जज साहब का कोई 40 लाख रुपया उस फंड के चक्कर में अटक जाता। बहुत से लोगों को पैसे अटकते थे। फंड चलाने वाला पैसे इकट्ठे करके भाग जाता था, हाथ खड़े कर देता था, क्योंकि कुछ लोग जो फंड उठा लेते थे सस्ते में, वो बाद में पैसे भरने बंद कर देते थे। तो उसकी जिम्मेदारी आ जाती थी फंड चलाने वाले पर। तो उसमें वो आदमी भी हाथ खड़े कर देता था, लालच में मारे जाते थे। तो जज साहब भी उस लालच में मारे गए। अब इनका 40 लाख रुपया उस फंड में फंस गया। इन्होंने कहीं अपने उस पड़ोसी, एक ही बिल्डिंग में थे, जगदीश बार वाले से बात किया कि यार तू देख, कोई आदमी ऐसा ढूंढ जो मेरा पैसा इनसे निकाल सके। अब मैं पुलिस में कंप्लेंट तो कर नहीं सकता, खुद जज हूँ। तो उस बार वाले ने, अब देखिए बार वालों को लेकर कहाँ थक होते, ये 2000 की बात है जब दाऊद गैंग अभी भी मुंबई में एक्टिव था, लेकिन पूरा कामकाज संभालता था छोटा शकील। तो वो बार वाला जज साहब के टच में छोटा शकील को करवा देता है। अब छोटा शकील भी आगे दिमागी आदमी, उसने खुद बात करने से अपने एक वकील जो छोटा शकील के आदमियों के केसेस लड़ा करता था, उसको आगे कर दिया। उसने मैसेज दिया जज साहब को कि चिंता मत करो, छोटा शकील से मेरी बात हो गई है, जिस आदमी ने आपके पैसे देने हैं वो छोटा शकील के टच में है और आपका पैसा आपको जल्द वापस मिल जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। अब इस पूरे लेन देन को लेकर उस वकील के, जिसका नाम था लियाकत अली शेख, वो छोटा शकील से बात करता और ये बात होती थी गोरेगांव के एक कॉल सेंटर के फ़ोन के ज़रिए, ताकि किसी को पता नहीं चले कि कौन आदमी किससे बात कर रहा। लेकिन इस बात की खबर, लोगों को शक तो ये भी है कि शायद कहीं उसी बार वाले ने तो पुलिस को खबर नहीं दे दी। तो ये खबर पहुंच जाती है मुंबई के उस समय के पुलिस कमिश्नर MN सिंह, मेरे बहुत पुराने मित्र हैं, बड़े हैं, उम्र से बड़े भाई जैसे हैं। आज मैंने उनसे इस केस की जानकारी एक बार फिर लेने के लिए फ़ोन किए, कई बार उन्होंने उठाया नहीं। फिर उनका अभी रिकॉर्डिंग करने के थोड़ी देर पहले एक व्हाट्सएप पे मैसेज आया कि बलजीत, मैं पिछले 1 महीने से अमेरिका में हूँ, कुछ बहुत ज़रूरी बात है, तो मुझे मैसेज करना, मैं आपको समय मिलते ही व्हाट्सएप कॉल करूँगा। तो मैंने आधा पौना घंटा सिंह साहब की कॉल का इंतज़ार किया, लेकिन उनका फ़ोन नहीं आया। मैं लेट हो रहा था ये बताने के लिए खबर आपको, तो बात जैसे सिंह साहब से बाद में करूँगा। कल इसका फॉलोअप भी आपको सुनाऊँगा, बहुत इंटरेस्टिंग फॉलोअप है। आज के एपिसोड के साथ साथ कल का एपिसोड भी ज़रूर देखना, उसमें 2 नहीं 3 कत्लों की बात होगी। इस केस के बाद जो हुए, कैसे हुए, किन लोगों ने करवाए, किन का कत्ल हुआ, वो आपको कल बताएंगे। खैर, सिंह साहब के साथ बात भी पूरी आपको कल बताएं। तो सिंह साहब के पास MN सिंह, पुलिस कमिश्नर ऑफ मुंबई, जो 93 के ब्लास्ट के समय जॉइंट CP क्राइम हुआ करते थे, बहुत बड़ा नाम है महाराष्ट्र के पुलिस ऑफिसर्स का। आज भी लोग उनके कामों को याद करते हैं। उनके पास से खबर पहुंचती है, एक ACP, उनका मैं खुलासा कल करूंगा, उनसे मेरी आज मैंने मैसेज छोड़ा है, कल उनसे भी बात हो जाएगी। वो सेपरेट एक एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग बनेगा। तो सिंह साहब उस ACP की ड्यूटी लगाते हैं कि मामला एक जज का है, सिटिंग एडिशनल सेशन जज, मुंबई, बहुत बड़ी पोस्ट होती है। तो बड़े ध्यान से हमें काम करना होगा, इसकी एविडेंस हमें कलेक्ट करनी पड़ेगी जो किसी कोर्ट में चैलेंज ना हो सके, पुख्ता एविडेंस चाहिए। तो ACP अपने सोर्सेस को एक्टिवेट करके
गोरेगांव के उस कॉल सेंटर का पता ढूंढ लेते और वहाँ से जो कॉल करके मुंबई के किसी नंबर से कॉल उस कॉल सेंटर में की जाती थी, उस कॉल सेंटर से भी कॉल कराची की जाती थी। छोटा शकील से बात होती थी जो ये एडवोकेट शेख किया करता था। तो 3 ऐसी कन्वर्सेशन पुलिस ने रिकॉर्ड करवा ली और उनकी एक रिकॉर्डेड सैंपल अपने पास रख लिया। उस पर कितने बजे कॉल की गई, कितने मिनट बात हुई, इस लियाकत शेख ने एडवोकेट ने क्या कहा और छोटा शकील ने आगे से क्या कहा, बीच में एडिशनल सेशन जज JW सिंह का जिक्र कैसे हुआ, कैसे बातचीत हुई, वो सब 3 सेपरेट कॉल्स रिकॉर्डेड पुलिस के कब्जे में आ गई। अब ये बहुत बड़ा सवाल था, जज साहब हैं, सेशन जज का पोस्ट है, उनको पकड़ेंगे तो बहुत बड़ा हंगामा होगा, प्रोसीजर बहुत फॉलो करने पड़ते हैं। तो पुलिस कमिश्नर ने होम सेक्रेटरी के थ्रू, सरकार के थ्रू एक लेटर लिखा मुंबई के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को, कॉन्फिडेंशियल लेटर। उनसे परमिशन मांगी कि हम इस केस की इंक्वायरी करनी चाहते हैं। तो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने परमिशन दे दी। फिर ये सब जो एविडेंस थी वो चीफ जस्टिस साहब को कॉन्फिडेंशियली दिखाई गई, सुनाई गई। उसके बाद चीफ जस्टिस ने परमिशन दे दी कि आप हमारे सेशन जज को अरेस्ट कर सकते हैं। अब क्योंकि ये मामला अंडरवर्ल्ड से जुड़ा हुआ था, दाऊद इब्राहिम का दाहिना हाथ छोटा शकील डायरेक्टली इन्वॉल्व हो चुका था और जज साहब के बिहाफ पे काम कर रहा था। उसमें जब पुलिस केस रजिस्टर करती है जज साहब के खिलाफ तो डायरेक्ट मकोका लगा दिया जाता है, महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट। ये एक्ट लगा दे, पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में किसी सिटिंग जज के ऊपर मकोका लगा। उसके बाद हाई कोर्ट की मर्जी से ही एक फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई जाती है, स्पेशल कोर्ट, जिसमें ये केस चलता है और उस कोर्ट में इनके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो जाती है। इन द मीन टाइम इनको अरेस्ट किया जाता है, बेल होती नहीं है, जज साहब को पकड़ के आर्थर रोड जेल में बंद कर दिया जाता है। हालांकि उनको एक खास सेपरेट किस्म के बैरक में रखा जाता है, लेकिन फिर भी वो लोग जो क्रिमिनल, जेल में तो सब क्रिमिनल थे, अंडर ट्रायल हैं सब वहाँ पे आर्थर रोड में, और वो लोग तो इनकी अदालत में खड़े हुआ करते थे, वो जज साहब को मखौल करने लगे, या ये जज साहब आपने मुझे इतने दिन का रिमांड दिया था, पुलिस ने मुझे बहुत मारा, आपके साथ पुलिस ने क्या किया, ये टॉर्टबाजियाँ चलती रही। अब जज साहब की हालत बहुत खराब, एक तो कोई फिजिकली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आदमी नहीं थे, तो उनको बहुत अजीब लगता था जेल का माहौल। लेकिन 28 मंथ 28 महीने, समझो 2 साल और 4 महीने उनको जेल में रहना पड़ा, क्योंकि मकोका के तहत जमानत नहीं होती। अल्टीमेटली वो केस चलता है, जो स्पेशल जज थे कोर्ट के मिस्टर एथिप से, उन्होंने आखिरकार 2.5 साल के बाद कहीं ये अपना फैसला सुनाया कि जज साहब के खिलाफ जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन है उसमें कुछ खामियां हैं। वो डिटेल्ड ऑर्डर मैं ढूंढ रहा हूँ, मुझे कहीं मिला नहीं, मैंने मंगवाया है अपने कुछ एडवोकेट दोस्तों से, मैंने आज बात भी की, अशोक सरोगी जी से, कुछ और एडवोकेट से, वो भी आ जाएगा 1-2 दिन में। वो पढ़ के देखेंगे कि किस बेस पे स्पेशल जज ने अपने भी एक पुराने कुलीग जज JW सिंह को
बरी कर दिया, लेकिन तब तक बहुत देरी हो चुकी थी। उसी समय के दौरान एडिशनल सेशन जज JW सिंह को नौकरी से निकाल दिया गया था। हाई कोर्ट ने उन्हें बर्खास्त कर दिया था। लेकिन जजमेंट के बाद JW सिंह ने कहा कि उनको गलत तरीके से फंसाया गया और उनके ऊपर गलत तरीके से मकोका लगाया गया। मकोका का इस्तेमाल गलत था। ये सबसे बड़ा एक बेस था जो मुझे लगता है कि जज थिप्से ने उनको छोड़ा, क्योंकि मकोका बेसिकली उन लोगों पे लगता है जो डायरेक्टली अंडरवर्ल्ड के साथ इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ बहुत सारे सबूत उस समय की मुंबई पुलिस ने जुटाए थे। MN सिंह खुद उस इन्वेस्टिगेशन को सुपरवाइज कर रहे थे, क्योंकि बहुत ही सेंसिटिव और हाई प्रोफाइल केस था। उन्होंने एक नहीं 3-4 ऐसी जजमेंट ढूंढी, ऑर्डर्स ढूंढे जो जज JW सिंह ने छोटा शकील के जो गुर्गे थे उनके लिए ऑर्डर दिए। उनमें से एक केस का जिक्र मुझे याद है आज तक। MN सिंह साहब से मेरी उस समय भी बात होती थी। एक केस मुझे याद है, साउथ पाईजुनी इलाके से, मुंबई का पाईजुनी इलाका है, वहाँ से साउथ मुंबई में, वहाँ से छोटा शकील के 2 लोग पकड़े गए थे, जिनसे AK-47 के कुछ मैगजीन मिले थे और 300 के करीब बुलेट्स मिले थे। गन नहीं मिली थी, AK-47 नहीं मिली थी, लेकिन वो मैगजीन और बुलेट्स मिलने का मतलब ये था कि गन भी कहीं ना कहीं होगी जो कहीं इस्तेमाल हो सकती है। तो उन 2 लोगों को जब रिमांड के बाद, एक पहला रिमांड मिला, दूसरा मिला, और जब तीसरे रिमांड के बाद उनको जेल कस्टडी होती है, हीयरिंग के बाद एक दिन उनको जज JW सिंह की अदालत में पेश किया जाता और जज साहब उनको बहुत हल्के में थोड़े से अमाउंट की जमानत पे छोड़ देते। तो पुलिस ने कहा कि इन लोगों को इसलिए छोड़ा गया क्योंकि जज साहब छोटा शकील से अपना काम करवाने के लिए उनके काम भी कर रहे थे। तो उस केस में वो जो लियाकत अली शेख वकील था छोटा शकील का, वही आदमी वकील था उन 2 आरोपियों का जिनके पास से AK-47 के मैगजीन और लाइव बुलेट्स मिली थी 300 के करीब। तो इस किस्म की और 3-4 एग्जाम्पल्स पुलिस ने तैयार करके कोर्ट को दी, सब कुछ कोर्ट को बताया। लेकिन अल्टीमेटली जैसे कहते हैं ना कि कानून में टेक्निकलिटीज बहुत काम कर जाती है। अब JW सिंह का कहना था कि मैं तो डायरेक्टली किसी गैंग एक्टिविटी में शामिल नहीं हूँ, मेरे ठीक है पैसे फंसे थे, मैंने अपनी ईमानदारी के पैसे वो लगाए थे चिट फंड में और वो मुझे मिलने चाहिए थे। लोगों ने मेरे साथ हेराफेरी की, अब मुझे पैसा वापस चाहिए था। लीगल तरीके से सिविल केस तो मेरे मरने तक भी हल नहीं होना था, इसलिए उन्होंने ये अपने वकील को बोला या अपने दोस्तों को बोला, वो आगे बात करते थे। जज साहब का ये भी कहना था कि मैंने कभी छोटा शकील से बात नहीं की। तो ये ऐसी कुछ बातें होती हैं। तो जो मकोका लगाया गया उसको गलत करार देते हुए जस्टिस थिप्से ने उनको बरी कर दिया। अब लेकिन कोर्ट जो हायर कोर्ट होती हैं, हाई कोर्ट, उसके चीफ जस्टिस जिन्होंने इस आदमी को नौकरी से निकाला, बहुत सोच समझ के निकाला होगा, हाई कोर्ट कभी भी जल्दबाजी में फैसला नहीं करता, तो उन्होंने इनको वापस नौकरी पे लिया नहीं, क्योंकि इल्ज़ाम बहुत गंभीर थे, संगीन थे। टेक्निकली सिद्ध नहीं हुए वो बात दूसरी है। उसके बाद शायद महाराष्ट्र सरकार, मुंबई पुलिस
इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट गई होगी, जरूर गई होगी, क्योंकि हाई कोर्ट की निगरानी में तो सब काम हो रहा था। लेकिन एक बात पक्की है कि मुंबई में अगर आप किसी जाति का पैसा भी खा जाओ तो वो आपसे वापस लेने की हिम्मत नहीं रखता। अल्टीमेटली वो पैसा रिकवर करने के लिए आपको अंडरवर्ल्ड के पास जाना पड़ता। तो बहुत से वकील जो अंडरवर्ल्ड के लोगों के केस लड़ते, और वो बहुत बड़े नामी ग्रामी वकील नहीं हैं, वो काफ़ी सारे लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं गैंग की एक्टिविटीज़ के साथ। गैंगस्टर को तो वकील की सलाह चाहिए होती है, हर छोटे मोटे केस में उनको अपीयर होना पड़ता है, और अपने लोगों को बचाने के लिए, छुड़ाने के लिए खर्चा तो बहुत लोग करते हैं। तो उनको पैसा मिलता है, अंडरवर्ल्ड का काम हो जाता है, उनके आदमियों की जमानत हो जाती है, तो उसके बाद में भाग जाते हैं। किसी को पैरोल चाहिए, किसी को फरलो चाहिए, ये सब इंतज़ाम वकील जो हैं वो कुछ गलीबल जजेस से, गलीबल का मतलब कोई किसी ये नहीं कि पैसे दे के ही काम करवाते हैं, कुछ और फेवर्स भी कर देते हैं। जहाँ जैसे कि इस केस में JW सिंह का पैसा वापस निकालने के लिए उनसे फेवर मांगी गई कि हमारे 2 आदमियों को छोड़ दीजिए, जमानत दे दीजिए। इस किस्म के काम लेते रहते हैं, और ये विचोलापन जो होता है, इंटरमीडिएटरी का काम, वो वकील ही करते हैं। लेकिन ये केस इतना तूल पकड़ा, जब ये केस चला तो छोटा वकील को कहीं लगा कि अब केस बाहर आने से हमारे जो बहुत सारे लोग अभी केस लड़ रहे हैं, बस में बॉम्ब ब्लास्ट के केसेस भी थे, दूसरे थे, बहुत सारे केस, खर्चा बहुत हो रहा है कंपनी का, उनके ऊपर बुरा असर पड़ सकता है। उसको लेके गैंग में काफ़ी खींचातानी हुई, और वो काफ़ी लंबा सिलसिला चला, उसको लेके कत्ल तक हो गए। वो किस्सा आपको कल सुनाएंगे। आज इस एपिसोड को बनाने का मकसद ये था कि वो हमारी जुडिशरी जो इंसाफ का तराजू लेके बैठती है कि यहाँ पे किसी बेगुनाह से जुल्म नहीं होगा, किसी गुनाहगार को छोड़ा नहीं जाएगा, वो तराजू भी कई बार हिल जाता है जब कहीं जज साहब का अपना किरदार कुछ डामाडोल हो जाए, या उनको किसी चीज़ की तकलीफ़ और उसकी मदद सिर्फ गुनाहगार लोग ही कर सकते हैं। कल के एपिसोड में आपको असम के सेशन जज का किस्सा सुनाया था। वो पहले जज थे जिनको फांसी दी गई, और ये हिंदुस्तान के पहले जज थे JW सिंह, जिनको हथकड़ी लगी, मकोका लगा और नौकरी से बर्खास्त किया गया। आने वाले दिनों में कल आपको इसी की दूसरी कड़ी, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं उस पर, वो सब फैक्टर फिगर्स लेके कल आपको बहुत इंटरेस्टिंग दूसरा एपिसोड इस कड़ी का सुनाएंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।